अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होप कि आपका जो क्वारंटीन पीरियड है अच्छे से गुजर रहा होगा और आपने अपने घरों में ठीक तरह से होंगे। होप कि आपकी फैमिलीज़ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं हूं आपका टीचर लोन मुज़फ़्फ़र, जो आज एक और लेसन लेके आया जो क्लास 12 के लिए है। जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका हम लेक्चर सेकंड लेके आया हूँ आपके पास। सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह सॉल्ट सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हुआ, तो गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाई ये क्यों हो गई, ठीक है, ये कैसे चली और उसका बैकग्राउंड क्या हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर 1928 एक नेहरू रिपोर्ट सेंड की गई। नेहरू रिपोर्ट वाज सेंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसमें एक अल्टीमेटम दिया गया, एक अल्टीमेटम दिया गया, इस नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, इस नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए विद इन 1 ईयर, दैट इज़ दिसंबर टू 1929। समझ में आई बात। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट भेज दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसमें ये एक अल्टीमेटम दिया गया कि 1 साल में इस नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो इंडिया चाहता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, हमें डोमिनियन की स्टेटस जहाँ पे हम सेल्फ रूल या स्वराज, ठीक है, स्वराज जहाँ पे हम कायम कर सके, अपनी गवर्नमेंट बना सके। समझ में आई बात। तो ये था थोड़ा, ये बैकग्राउंड था। तो 1929 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ये दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने इस पर कोई अमल न की, न कोई जवाब दिया। समझ में आई बात। तो उसके बाद उसी दिसंबर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, लाहौर सेशन जिसको हम कहते हैं। तो लाहौर सेशन में क्या हुआ? लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसमें यही डिमांड की गई, जो डिमांड ऑफ द डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस को उन्होंने अब नल एंड वाइड कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। जो नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, अब हमें ये नहीं चाहिए। वी वांट द पूर्ण समाज। तो अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वी डोंट वांट बी द पार्ट ऑफ द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी डोंट वांट बी द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लाहौर सेशन में शुरू हुआ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाने का फैसला किया गया। समझ में आई बात। तो पूर्ण स्वराज मनाने का डे ये फैसला किया गया इसी सेशन में। 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब लाहौर सेशन जब पूर्ण तो वहाँ पे एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। वर्किंग कमेटी जब बनाई गई तो वर्किंग कमेटी में सब ने एथोराइज़ किया, एक वर्किंग कमेटी ने एथोराइज़ किया गांधी जी को एथोराइज़ किया कि आप एक मोमेंट चलाइए, ऐसी एक मास मोमेंट चलाइए जिससे हम अब पूर्ण स्वराज जो है, हमारा मकसद जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हमारी, तो ये हम हासिल कर सके। एक मोमेंट चलाए। अब गांधी जी को जब एथोराइज़ किया गया, गांधी जी बैठे और सोचने लगे कि यार मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं,
कौन सा मुद्दा उठाओ जिस पे पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो उसने सोचा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो बिल्ड करनी है, मुझे जो भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिल्ड करनी, बट नॉन वायलेंस के बुनियाद पे एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो मुझे बिल्ड करनी है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है। तो गांधी जी अपने आश्रम में बैठे, साबरमती आश्रम में थे, तो वहाँ सोच रहे थे कि इसकी तो बड़ी बड़ी सोचें आ रही थी। तो इसको एक चीज़ याद आ गई, सॉल्ट टैक्स बिल जो पास हुई थी 1882 में सॉल्ट टैक्स बिल पास हुई। तो गांधी जी ने इसका मुद्दा बनाया, इसने इसका मुद्दा बनाया और अपना जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसको शुरू कर दिया। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो इस तरह से जो है, तो ये था बैकग्राउंड कि सॉल्ट सत्याग्रह जो है ये कैसे शुरू हो गया, ये कैसे शुरू हो, कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये सॉल्ट सत्याग्रह भी समझ में आएगा। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो था, सॉल्ट मार्च जो था, ये सॉल्ट मार्च जो था, ये इसको डांडी मार्च भी कहते। सॉल्ट मार्च जो है इज ऑल्सो कॉल्ड ए डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द अगेन एक्शन इन द इंडिया। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसको महात्मा गांधी जी, जो महात्मा गांधी था वो उसको लीड कर रहा था इन मार्च अप्रैल 1930। तो ये मैंने आपको ऐसी ये बोला कि ये एक एक्ट ऑफ नॉन वायलेंस था, जिससे इन जो कॉलोनियल इंडिया है इसमें एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई जाए। ये इसको कौन लीड कर रहा था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसने क्या किया? तो ये किस लिए चलाई? ये इसलिए चलाई कि हम सी वाटर से क्या करेंगे, जो कोस्टल एरियाज थे हमारे, डांडी जो कोस्टल एरिया गुजरात में है आज, तो सी वाटर, वहाँ से हम सी वाटर बनाएंगे। एज अ जो प्रैक्टिस और लोकल जो प्रैक्टिस जो चल रही थी इससे पहले 1882 से पहले जो प्रैक्टिस चल रही थी, वहाँ पे सॉल्ट बनाते थे लोकल जो थे, जो लोकल पीपल वहाँ पे रहते थे वो सॉल्ट बनाते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, फ्रीली। ये सेंचुरीज से होता जा रहा था, समझ में आई बात? ये सेंचुरीज से होता जा रहा था, बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस पे टैक्स लगा के, इसकी प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया और इलीगल करार दिया। अगर कोई ये सॉल्ट प्रोड्यूस करे उसको कानून के तहत बंद किया जाता था, ये इलीगल करार दिया गया। तो रिपीटली फोर्सड, तो उसको रिपीटली ब्रिटिश वाज यूजिंग द फोर्स टू स्टॉप इट, ठीक है। तो कैसे चलिए, व्हाट लेड टू सॉल्ट सत्याग्रह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेसन के इंट्रोडक्शन में बताया कि 1930 में जो कांग्रेस पार्टी ने जो लाहौर सेक्शन हुआ था, वहाँ पे डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वुड बी द अल्टीमेट एम। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, लाहौर में जो सेशन हुआ था, वहाँ पे डिसाइड हुआ कि अब हमें ये डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करनी है, हम चाहेंगे कि पूर्ण स्वराज मिले, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब हमारा अल्टीमेट जो एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ऑब्जर्व, तो उसमें यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम ऑब्जर्व करेंगे पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। तो इट वाज डिक्लेयर्ड द एम्प्लॉय टू अचीव, तो यही कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय मींस एम्प्लॉय टू अचीव। महात्मा गांधी को कहा गया कि आप प्लान बनाइए, तो इसने स्टार्ट की सॉल्ट लॉ एज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वर नॉट मच इम्प्रेस्ड। जब सॉल्ट सत्याग्रह शुरू की, किसने? सॉल्ट का मुद्दा उठाया गांधी जी ने, तो जो बहुत सारे मेंबर जो नेशनल कांग्रेस के थे ये इससे इम्प्रेस नहीं हो गए। ये क्या यार, ये क्या मुद्दा उठाया गांधी जी ने, इस पे कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता, इससे क्या हो जाएगा। तो जो वायसराय था उस टाइम का, लॉर्ड इरविन था इंडिया में, जो ब्रिटिश का वायसराय था, यहाँ पे इंडिया का वायसराय जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो ये लॉर्ड इरविन था। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने यार इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो उसने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोई
कोई एकदम भी नहीं उठा, कोई ये चीज़ भी नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसलिए साल्ट को चूज़ किया, उसका ये ब्रिलियंट आइडिया था, क्योंकि ये हर एक चीज़, इट टचड ए कॉर्ड कॉर्ड विद एवरी इंडियन। तो हर एक इंडिया की टच नस को ये टच कर रहा था। किस लिए? क्योंकि साल्ट हर एक खाता था, चाहे अमीर था, चाहे गरीब था, चाहे क्रिश्चियन था, चाहे मुस्लिम था, चाहे हिंदू था, चाहे पारसी, जो भी थे। तो ये लोग, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको ज़्यादा ही हर्ट करता था ये टैक्स, और हर एक के साथ ये जुड़ा था, ये सॉल्ट हर एक यूज़ करता था। ठीक है, तो पासिंग, तो जब मैंने आपको जैसे बोला कि जब तक ये एक्ट पास नहीं हुआ था, 1882 में सॉल्ट एक्ट पास नहीं हुआ था, तो इंडियन जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सी वाटर से सॉल्ट बनाते थे। तो उसके बाद जब उन्होंने, ब्रिटिश ने अपनी अथॉरिटी इम्पोज की, तो वहाँ पे टैक्स लगाना शुरू किया था। तो गांधी जी ने कहा यार अब सॉल्ट पे भी टैक्स लगाने शुरू कर देंगे, ये दिस इज़ अ वायलेट द सॉल्ट है, ये सॉल्ट एक्ट है, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि अब हमारे खाने पे भी यार टैक्स लगाएंगे। तो गांधी जी ये होप कर रहा था कि ये जो कॉमन ग्रुप्स है, मुस्लिम या हिंदूज है, इस पे ये जुड़ जाएंगे, दे विल कम कॉमन टू बोथ ग्रुप्स। ठीक है, ये दुश्मन दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। और इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश को रेवेन्यू आता था सॉल्ट टैक्स से, वो 8.2% आता था रेवेन्यू फ्रॉम द सॉल्ट टैक्स। हाउ डांडी मार्च प्रोसीडेड, डांडी मार्च कैसे शुरू हो गई? ठीक, तो जो गांधी जी जो था, गांधी जी ने शुरू कहाँ से की? साबरमती आश्रम से। जो मैंने बोला कि साबरमती आश्रम से उसने अपना जो डांडी मार्च शुरू किया। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, जो वायसराय था उस टाइम का, उसको लिखा, वो इरविन ऑफ हिज प्लान ऑफ सेकंड मार्च, उसने उसको लिखा कि मैं सेकंड मार्च को लिखा कि 1930 ही वुड लीड ए ग्रुप ऑफ पीपल। मैं अब निकल रहा हूँ 12 मार्च को साबरमती आश्रम से मैं निकल रहा हूँ। जो मेरे साथ कुछ लोग होंगे, हम बाय वॉक जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, गुजरात के बहुत सारे गांवों से निकल के हम जाएंगे। कहाँ पे पहुँचेंगे? हम डांडी पे पहुँचेंगे। डांडी पे कोस्टल विलेज जो डांडी है, वहाँ पे साल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम सी वाटर से साल्ट बनाएंगे और वहाँ साल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो लिखा किसको? लॉर्ड इरविन को, सेकंड मार्च को। तो 12 मार्च को निकले गांधी जी, इसके साथ 80 थे सत्याग्रह, 80 सत्याग्रह जो उसके साथ जो साथी थे वो 80 थे। ऑन द फुट कोस्टल विलेज गुजरात, तकरीबन कितना चले वो? 390 किलोमीटर फ्रॉम दियर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से ये तकरीबन 390 किलोमीटर चले। ठीक है, तो साल्ट मार्च ऑल्सो कॉल्ड, इसको वाइट फ्लोइंग रिवर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल द पीपल वायर जॉर्जिंग द पोसेशन वी आर द वाइट खादीज, इसको वाइट फ्लोइंग रिवर कहा जाता था। ये तो गांधी जी जब निकला अपने 80 आदमियों के साथ ने, तो उन सबों ने वाइट खादी पहनी थी, सफ़ेद रंग की खादी पहनी थी। जब जो भी लोग रास्ते में मिलते गए, वो उनके साथ, जो भी लोग रास्ते में आए उनके साथ मिले, सब ने वाइट खादी पहनी थी। तो ये एक दरिया की तरह चल रहा था, एक नदी की तरह चल रहा था जो सफ़ेद रंग का था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए वाइट फ्लोइंग रिवर। समझ में आई बात? तो इसको वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता था। क्यों कहते थे वाइट फ्लोइंग रिवर? क्योंकि जो भी लोग गांधी जी के साथ मिले और गांधी जी के साथ चले, तो वो सारे वाइट खादी में थे, सफ़ेद रंग की खादी में थे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वाइट फ्लोइंग रिवर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वाइट फ्लोइंग रिवर। तो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल जो थे, जो thronged the path from साबरमती आश्रम टू अहमदाबाद टू विटनेस द हिस्टोरी, तो बहुत तकरीबन हज़ारों की थे। जब तक ये साबरमती आश्रम से अहमदाबाद पहुँचे, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा हो गए। इसके साथ तकरीबन 50,000 लोग तक उसके साथ थे। जब ये डांडी पहुँचा, 50,000 पीपल वायर दियर, तो उसके साथ तकरीबन 50,000 लोग। तो जो अंग्रेज़ जो इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे, या कुछ लोगों ने
इसको लाइटली लिया था, नहीं यार इससे क्या होगा, जिस डांडी मार्ग से कुछ नहीं होगा, तो गांधी जी ने इसी को चूज किया। तो इसके साथ लोग मिले, तो एवरी डे, तो लोग उसको बहुत दिन हो लग गए वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो एवरी डे, हर दिन गांधी जी क्या कर रहा था, हज़ारों की तादाद में लोगों को क्या कर रहा था, उनको एड्रेस कर रहा था, उनको खिताब कर रहा था, उनको तकरीर कर रहा था, और गवर्नमेंट के एक्सक्यूजेस बोल रहा था, और गवर्नमेंट की जो भी जातियाँ होती थी लोगों के साथ वो बोल रहा था कि, और लोगों का जो हक था वो बोल रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गांधी जी जो, उसके बाद गांधी जी जो फॉरेन जनरल्स थे या फॉरेन न्यूज़ पेपर जो थे, न्यूज़ चैनल्स वाले थे, तो वो उस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं गांधी जी के साथ चल रहे हैं। और इसके जब उन्होंने कवर की, स्टोरीज को कवर की, न्यूज़ आए तो आर्टिकल्स छपने लगे, और न्यूज़पेपर्स में जो फॉरेन के न्यूज़ चैनल्स थे उनमें जब आर्टिकल्स आने लगे, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ें आने लगी, तो इससे क्या हुआ, तो एक आदमी है कि एक आदमी है हिंदुस्तान में जिसका नाम है महात्मा गांधी है, वो लीड कर रहा है आज़ादी के मोमेंट को लीड कर रहा है। तो इससे गांधी जी का वर्ल्ड मीडिया में बहुत बड़ा फेम बन गया, वेस्ट में ये बहुत कॉमन नेम बन गया गांधी जी, वेस्ट में पूरा कॉमन नेम बन गया। तो सरोजनी नायडू, तो बीच बीच में जब 5 अप्रैल 1930 को सरोजनी नायडू ने इससे ज्वाइन किया, तो दे रिचड डांडी। ठीक, एट दिस टाइम, इस टाइम पे तकरीबन 50,000 लोग थे इसके साथ। कितने लोग थे जब ये डांडी पहुंचे, 50,000 लोग वहां पे थे। मॉर्निंग 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने ब्रेक किया साल्ट लॉ को। 6 अप्रैल 1930, क्योंकि ये जो डेट्स है, यू कैन उनको आप रिमेंबर कीजिए, उनको आप याद रखिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बाकी कुछ कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसने 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने ब्रेक किया साल्ट लॉ को, तो बहुत सारे तकरीबन हज़ारों की तादाद में वहाँ पे थे। तो आउटकम क्या निकला, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, तो आउटकम यही निकला। आफ्टर मेकिंग द साल्ट, जब साल्ट डांडी में बनाया, गांधी जी ने कंटिन्यू किया साउथ वर्ड अलोंग द कोस्ट मेकिंग सॉल्ट एंड एड्रेसिंग मीटिंग ऑन द वे। तो गांधी जी ने अब साउथ की तरफ मूव किया, रुख किया। ठीक है, तो ये अब कंटिन्यूसली, अब जो साउथ के जो भी कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे से गुजरते गुजरते वहाँ पे साल्ट बनाने लगे बहुत सी जगह पे। जो कांग्रेस जो पार्टी है, उन्होंने प्लान किया एक स्टेज ऑफ सत्याग्रह एट द दारासाना में उन्होंने किया कि अब हम एक और साल्ट वहाँ पे, एक और साल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, वहाँ पे साल्ट बनाएंगे। तो साल्ट वर्कर्स 25 मील, जो तकरीबन साउथ के साइड में 25 मील दूर था। ठीक है, हाउएवर गांधी जी, तो जब 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 अंग्रेज़ों ने ये चीज़ें देखी कि अब ये जो है, ये जो गांधी जी की जो सत्याग्रह है ये बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है यार, इसके साथ तो अब ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। लॉर्ड इरविन ने फौज को हुक्म दिया कि अब नहीं, अब इनको आगे बढ़ने न दिया जाए, तो लोगों पे हमला करना शुरू किया और गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया 4 और 5 में मिडनाइट को, जस्ट डे बिफोर द प्लानड एक्शन। जब प्लानड एक्शन था, कहाँ पे, दारासाना में करना था, जो जुलूस करना था, वहाँ पे वो गांधी जी ना पहुँच पाए, तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट विद मोर लॉज एंड सेंसरशिप। तो गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कानून लाए, सेंसरशिप लाई, तो इसको डिक्लेयर, तो कांग्रेस पार्टी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस पार्टी को इलीगल करार दिया गया, बट दे डिड नॉट। तो इससे सत्याग्रह रुकी नहीं, तो इस चीज़ से सत्याग्रह रुकी नहीं, सत्याग्रह कंटिन्यूसली ये मोमेंट चलती रही। तो इसी तरह की मोमेंट, एक आउटकम क्या निकले। ठीक है, तो इसी तरह की मोमेंट सी राजा गोपालाचार्य लेट ए सिमिलर टाइप ऑफ मोमेंट साउथ ईस्ट कोस्ट में इसी तरह की एक मोमेंट सी राजा गोपालाचार्य ने चलाई। ट्रिची टू विद्रयम इन तमिलनाडु में ये ऐसी ही, तो उसने वहाँ पे
सॉल्टरा को ब्रेक किया और वहाँ पे सॉल्ट बनाए और वहाँ पे वो अरेस्ट किया गया, तो उसको भी अरेस्ट किया गया। और के कलपन कलपन लेड अ मार्च इन मालाबार रीजन, जो मालाबार रीजन है फ्रॉम द कलकत टू द पयनूर में, तो वहाँ से मार्च शुरू किया, वहाँ पे उसने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। ठीक, तो सिमिलर मार्चेस ऑफ सॉल्ट वर इलीगल, तो वहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ मार्चेस हुए प्रोड्यूस्ड इलीगली आसाम में, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह के बहुत सारे ये जो है मार्च शुरू हो गए जब गांधी जी ने शुरू किया। इस तरह से बहुत सारे हिंदुस्तान में फैल गए और पेशावर में भी इस तरह की एक सत्याग्रह शुरू हो गई, ऑर्गेनाइज की। किसने की? गांधी जी का एक डिसिप्लिन था, गांधी जी को एक मानने वाला था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में रहता था। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट जो उसको हम बलूचिस्तान साइड है ना, पाकिस्तान का जो रिसेंट पाकिस्तान में आज, तो उसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी भी क्योंकि वो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में रहता था, उसको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और इसको अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया गया। इसके फॉलोवर्स जो थे उन्होंने जैसे हम तो एक एनजीओ जैसी बनाई थी जिसको खुदाई खिदमतगार कहते थे। तो और ये रेड कलर के कपड़े पहनते थे, रेड कलर के कपड़े पहनते थे, ठीक है। और खुदाई खिदमतगार उनको कहते थे, किसको? जो उसके डिसिप्लिन्स थे, जो उसके फॉलोवर्स खान अब्दुल गफ्फार खान के, उसको खुदाई खिदमतगार कहते थे। तो रेड कलर के कपड़े पहनते थे ये, ठीक है। तो और उनको रेड आर्मी भी कहा जाता था, ठीक है। दे स्ट्रिक्टली फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी नॉन वायलेंस के पाथ पे चल रहे थे कि क्योंकि ये भी गांधी जी के डिसिप्लिन थे। तो थाउजेंड्स ऑफ द वुमेन जो है उन्होंने हिस्सा लिया इस सत्याग्रह में। तकरीबन हज़ारों की तादाद में औरतों ने हिस्सा लिया, ठीक है। फॉरेन क्लोथ जो है उनको बाइकआउट किया गया, ठीक है। लिक्विड शॉप्स वायर पिकेटेड, देयर बाय द स्ट्राइक्स ऑल ओवर। हर हिंदुस्तान में स्ट्राइक्स हो गई, हर हिंदुस्तान की हर जगह पे स्ट्राइक्स हो गई। और लिक्विड शॉप्स वायर पिकेटेड। तो पिकेटेड मतलब अब मैं समझाता हूँ कि शॉप्स को पिकेट करना मतलब को ये हो गया, ये एक नॉन वायलेंट टाइप ऑफ मूवमेंट चल रही है। ये है फॉर एग्जांपल वहाँ यहाँ पे एक शॉप है, लिक्विड शॉप है, ये शराब का दुकान है। इसके सामने एक आदमी बैठता है, तो जब कोई शराब खरीदने इंडियन आता है, शराब खरीदने आता है, तो ये उसको समझाता है, नहीं यार इससे खरीदो, इससे मत खरीदो, क्योंकि ये अंग्रेज़ का दुकान है, ये फॉरेनर का दुकान है। इससे अगर हम पैसे देंगे तो इससे ये तरक्की करेगा कि नहीं, इससे मत खरीदो, किसी इंडियन दुकान से खरीदो, किसी देसी दुकान से खरीदो, ठीक है। तो इसको पिकेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मोमेंट्स चली, इस तरह के मोमेंट, ये पीसफुल मोमेंट थे। तो आदमी आराम से बैठते थे, दुकानों के सामने बैठते थे। तो उनको जब लोग वहाँ पे आते थे उनको समझाते थे, नहीं यार ऐसा मत करो, उनसे खरीदारी मत करो, बाइकआउट करो उन चीज़ों की, उनकी चीज़ों को मत खाओ, अपने चीज़ें बनाओ, वो करो, ये करो। तो इस तरह लोगों को समझाते, उनको इसको कहते हैं पिकेटिंग करना, पिकेटेड। समझ में आई बात? तो बहुत सारे दुकानों को पिकेट किया गया। ऑन मे 1930 ऑन मे 20 1930 देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दारासन असॉल्ट वर्क बाय पीसफुल नॉन वाइट प्रोटेस्ट बाय द लेड बाय। तो वहाँ पे जब गांधी जी को जब दांडी में ही अरेस्ट किया गया, तो फिर वहाँ से जो सराजी नाड़ी वो कहीं से बच गई। तो उसने लड़की वहाँ से जो, तो वो पहुँच गई दारासाना में पहुँच गई। तो 21 मई को उसने क्या किया, वहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। पुलिस ने लाठीचार्ज उन पे किया, ब्रूटली उन पे बहुत सारे जुल्म किए, उनको दबाने की कोशिश की। और उससे रिजल्ट क्या हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, वैसे बहुत सारे तो कुछ इंजर्ड भी। तो दिस वाज रिपोर्ट, इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे रिपोर्ट किया जो कंडेमनेशन। तो इससे जब उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट, जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रही थी या पीसफुली जो भी चल रहा था वहाँ पे, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे बहुत कंडेमनेशन की। इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रिटिश पॉलिसीज़ की, जो इंडिया पे ब्रिटिश पॉलिसी चल रही थी, जुल्म सितम चल रहा था, उसको बहुत कंडेमनेशन किया, उनकी मजम्मत कर दी, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मूवमेंट को हिला दिया, किसने? गांधी जी की इस नॉन वायलेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसने चला, जो उसने ये साल्ट सत्याग्रह चलाया था।
ठीक है, तो इसने हिला कर रख दिया था। तो आल्सो नॉन वायलेंट नेचर डिफिकल्ट फॉर देम, तो क्योंकि ये नॉन वायलेंट था, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं थी, वहाँ पे इनका कोई जवाब नहीं बनता था कि इस पे कोई डिफिकल्ट, इस पे इसको सप्रेस किया जाए। ठीक है, ये नॉन वायलेंटली चला रहे थे। तो इससे ना ब्रिटिश जो फाउंडेशन थी, ब्रिटिश सरकार की जो फाउंडेशन थी वो हिल गई थी। ठीक है, तो गांधी जी का ये देयर वर, बट हर एक चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है। ठीक है, तो ये था कि इसके रिजल्ट आउटकम्स क्या निकले, गांधी जी ने कैसे शुरू किया, उसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको समझा क्यों शुरू हुआ। तो अब इसका ये जो है, तो इसका जो है ड्रॉबैक्स क्या थे, हर एक चीज़ का ड्रॉबैक होता है। तो जो ड्रॉबैक था साल्ट सत्याग्रह, दैट इट फेल टू गैदर एनी कंसिडरेबल कंसेशन। साल्ट सत्याग्रह किस लिए किया गया कि जो साल्ट टैक्स लगता है, जो हमें कंसेशन नहीं मिलती है इस चीज़ में, हमें कंसेशन देनी चाहिए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कंसेशन नहीं दी। तो इसका एक ड्रॉबैक ये निकला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। और दूसरा ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो चाहता, जो गांधी जी का जो ये मकसद था सॉल्ट को चूज़ करना, क्योंकि मुस्लिम सब उनको जो टच होता है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन ने इसमें हिस्सा कम लिया, मुस्लिम पॉपुलेशन की इसमें पॉपुलेशन बहुत कम रही। तो ये था क्या, ये था पूरा जो सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी का था, इसका बैकग्राउंड मैंने बोला, इसके आउटकम मैंने बोले, और इसका मैंने ड्रॉबैक्स भी बोले। तो हम इन द नटशल जब हम इसके फीचर्स को देखेंगे, इन नटशल जब हम इसके फीचर्स को देखेंगे, तो ये क्या था, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, एक नॉन वायलेंस मूवमेंट थी। ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, इसमें नॉन वायलेंस था, किसी जगह कोई भी वायलेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरा क्या था, नॉट पे लैंड टैक्स, कोई भी टैक्स, लैंड टैक्स, सेक्स, जो भी टैक्स है हम गवर्नमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ना एक तरफ की, तो इसमें कोई भी टैक्स न दिया जाए, कुछ भी न दिया जाए, बाइकआउट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बाइकआउट किया जाए, पीसफुल पिकेटिंग ऑफ शॉप, जैसे मैंने सोल्ड फॉरेन गुड, जो भी फॉरेन गुड्स बेचते हैं उनको पिकेटिंग, शॉप उसकी पिकेटिंग किया जाए। मैंने आपको समझा दिया पिकेटिंग क्या होता है, मास स्ट्राइक्स एंड प्रोफेशनल। ठीक है, ये पूरा इसका खाता है किसका, सॉल्ट सत्याग्रह का। तो इसके बाद तो ये जो सॉल्ट सत्याग्रह थी, ये एक फाउंडेशन थी किसके लिए, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको हम कहेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम फुल डिटेल में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे हमारा फुल जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो होप कि अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी समझने में, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी। तो कहीं पे भी अगर कहीं ज़रूरत हो कोई चेंज करने की, यू कैन गिव मी द कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।